जय हिंद दोस्तों। आज लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 3A, वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी आंसर पूरे इकोनॉमिक का, वन ऑफ द कोर एंड 8 मार्क का बम्पर आंसर। लास्ट तुम बोर्ड एग्जाम में देखोगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 में ज्यादातर लॉ ऑफ डिमांड ये क्वेश्चन पूछा है। अब ये लॉ ऑफ डिमांड है क्या, लॉ ऑफ डिमांड लिखने का कैसे, लॉ ऑफ डिमांड में डायग्राम है, शेड्यूल है, क्या क्या है, तो हम लोग ये पहले समझ के लेते हैं। लेकिन उसके पहले मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय लॉ। अब बहुत जन के दिमाग में आएगा लॉ बोला तो क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन। नो सर, लॉ बोला तो रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता है। वो लॉ जो आप बोल रहे हैं वो कानून, उसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं, मैं साइंस का लॉ बात कर रहा हूं। मतलब लॉ बोला तो रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता है, बिकॉज रूल्स एंड रेगुलेशन कैन बी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट लॉ डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब सर, फॉर एग्जाम्पल मैं हाईवे से अगर मैं नो एंट्री से जाऊंगा तो पुलिस वाला मेरे को सलाम मारेगा ना? नहीं सर, वो बोलेगा इधर आ इधर आ, बराबर, मेरे को फाइन मारेगा। हाँ, लेकिन अगर कोई सीनियर पुलिस वाला वहां से जाएगा तो उसको सलाम मारेगा। हाँ सर, सलाम मारेगा। तो मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन कैन बी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हाँ सर, बट लॉ जो होता है वो पर्सन टू पर्सन क्या होता है, चेंज नहीं होता है। कैसे सर? अगर ये पेंसिल है, ये पेन है, ये मैं उड़ाएगा तो नीचे आएगा। यहाँ पे कोई है कैसा रजनीकांत ऐसा उड़ाए तो अरे बाप रे किधर तो गया, ऐसा है क्या? नहीं, मतलब ये ऊपर गया तो नीचे आने ही वाला है। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल लॉ। इट इज यूनिवर्सल, इट इज डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर एक के लिए क्या है, सेम है। समझा? तो हम जब पढ़ते हैं ना लॉ, कानून के बारे में नहीं पढ़ते हम लोग, साइंटिफिक लॉ पढ़ते हैं, हम साइंस के लॉ के बारे में पढ़ते हैं। न्यूटन लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ, ऐसे टाइप का वो लॉ हम लोग पढ़ते हैं। इसके लिए इकोनॉमिक्स को हम लोग कौन सा सब्जेक्ट बोलते हैं? यूनिवर्सल सब्जेक्ट बोलते हैं। अंडरस्टूड? तो ये लॉ तो चलो समझ में आया। सर लॉ बोला तो ये होता है, लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा है, और डिमांड के बारे में हम लोग ने लेक्चर 1 2 3 4 के बारे में सब में पढ़ा है। तो फिर ये लॉ लिखते वक्त क्या क्या लिखने का, हमको क्या क्या ध्यान देना चाहिए? तो लॉ लिखते वक्त हमको बहुत कुछ ध्यान देना चाहिए, और वो देखने के लिए हम आगे देखते हैं। अब 8 मार्क के लॉ ऑफ डिमांड लिखने के लिए आपको इतना सारा सब चीज लिखना पड़ेगा। एक है इंट्रोडक्शन, दूसरा है उसका स्टेटमेंट, तीसरा है फंक्शनल रिलेशनशिप, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा है शेड्यूल बनाएंगे और वो शेड्यूल का एक्सप्लेनेशन भी लिखेंगे। तीसरा रहेगा डायग्राम, डायग्राम भी बनाएंगे और डायग्राम का भी एक्सप्लेनेशन लिखने का है। और इसमें क्या रहेगा, अजम्पशन, हमको अजम्पशन का एटलीस्ट 7 पॉइंट आपको लिखना है। फिर सर इसमें एक्सेप्शन है क्या? देखो, एक्सेप्शन इज नॉट अ लॉ। अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं लॉ ऑफ डिमांड फॉर 8 मार्क्स, सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड बोला तो एक्सेप्शन लिखने का नहीं। अगर आपको 8 मार्क के लिए लॉ ऑफ डिमांड विद एक्सेप्शन बोलेंगे, अगर मेंशन करते हैं क्वेश्चन में, तो ही आपको वो लिखना है, अदरवाइज वो लिखना नहीं है। ओके, तो हम लोग ये सब चीज कैसे करें? तो मैं चाहता हूं कि आप लोग, मैं जैसा ऐसा लिख रहा हूं, मैं जैसा ऐसा बोल रहा हूं, अगर आपके नोटबुक में लिखोगे तो पूरा का पूरा आंसर क्या होगा, बाय हार्ट हो जाएगा। याद रखना, 8 मार्क का आंसर पूरा का पूरा क्लास के अंदर अभी का अभी आपका पूरा हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। ओके, देखो अब है ना लॉ ऑफ डिमांड का इंट्रोडक्शन लिखने का। अब ये इंट्रोडक्शन क्या है, कभी भी याद रखना, 8 मार्क का आंसर लिखने जाएंगे, अगर इंट्रोडक्शन पूछा है तो आप यहां पर मेंशन करके रखना कि यहां पर आप ऐसा हेडर डाल के रखो, इंट्रोडक्शन। आप हेडर डाल देना। अच्छा, अब हेडर डालने के बाद उसमें क्या लिखेंगे, देखो अब है ना यहां पर हम लोग लिखते हैं लॉ ऑफ डिमांड। सर ये लॉ ऑफ डिमांड इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ परचेस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ परचेस। अच्छा, ये 12th के टेक्स्ट बुक में नहीं दिया तो भी आपको लिखना है, क्या है लिखना है? फर्स्ट लॉ ऑफ परचेस। ओके, इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। इसने एक बुक लिखा है, बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इन द ईयर 1890। ठीक है, अब ये क्या बोलता है
कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस अगर बढ़ गया तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसका प्राइस अगर कम हो गया तो डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इनका रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। समझा? तो मतलब आपको सर ऐसा लिखने का नहीं, सर ऐसा नहीं लिखने का, स्टेटमेंट में लिखना है। मैं अभी तुमको समझाने के लिए ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है? तो क्या लिखा है, लॉ ऑफ डिमांड है, तो अब स्टेटमेंट में कैसे लिखे, लॉ ऑफ डिमांड इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज व्हाट, फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल in the books of Principle of Economics in the year 1890. Higher the price, lower the demand, lower the price, higher the demand. The relationship between price and demand is inverse. समझ में आया क्या? द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज इनवर्स। मैं वापिस बोलता हूं, अगर हो सके तो लिख लेना इंट्रोडक्शन, ऐसा का ऐसा ही लिखना। मैंने क्या बोला, पहला क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन लिखोगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, लॉ ऑफ डिमांड is also known as first law of purchase. It is introduced by Professor Alfred Marshall in the books of Principle of Economics in the year 1890. Higher the price, lower the demand, lower the price, higher the demand. The relationship between price and demand is inverse. तो अपना इसके पहले मैं तुमको बताया था इंट्रोडक्शन लिखना था, तो अपना इंट्रोडक्शन का पार्ट खत्म हो चुका। होप्स आपको सबको समझ में आया रहेगा, ठीक है? अब आता है दूसरा, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। अब स्टेटमेंट ऑफ द लॉ क्या बोलता है, देखो पहली बात है ना, हमको पहली बात स्टेटमेंट और डेफिनेशन के बारे में समझ में आ रहा है। सर डेफिनेशन गिवन बाय मेनी पर्सन बट स्टेटमेंट इज गिवन बाय वन पर्सन, ऐसा कैसा? देखो आप लोगों ने अगर अल्फ्रेड मार्शल का अगर स्टेटमेंट पढ़ा रहेगा, मैंने इसके पहले एक वीडियो डाला था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का दो तीन डेफिनेशन क्या है। एक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट और स्मॉल, द elasticity of demand is great or small, the demand rise much or little with the given fall in price and demand fall much or little with the given rise in price। अगर आपने नहीं देखा रहेगा तो प्लीज वो वीडियो देख लेना कौन सा है, ठीक है? उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक और एक मीनिंग है, द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। लेबर का डेफिनेशन है, एनी एक्सर्शन ऑफ माइंड और बॉडी पार्टली और होली विद द व्यू टू अर्न इनकम अदर देन प्लेजर डिराइव फ्रॉम द वर्क। और एक लेबर का डेफिनेशन है, मतलब डेफिनेशन कैन बी गिवन बाय मेनी पर्सन बट स्टेटमेंट इज गिवन बाय वन पर्सन। जैसे कि अगर आप लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ा रहेगा तो लॉ ऑफ डीएमयू में स्टेटमेंट इज गिवन बाय वन पर्सन, वो कौन है, अल्फ्रेड मार्शल। क्या बोला, अदर थिंग्स बीन कांस्टेंट the additional benefit derived by the person with the increase in the stock of a thing or diminishes with the every increase in the stock that he already has। मतलब अल्फ्रेड मार्शल ने ही वो स्टेटमेंट दिया और किसी ने नहीं दिया है। मतलब जब स्टेटमेंट देगा तो वो एक बंदा देता है, बट डेफिनेशन देता है तो बहुत सारा बंदा देता है। वैसे ही लॉ ऑफ डिमांड भी इंट्रोड्यूस किसने किया, एक ही बंदे ने किया है, वो है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। तो कैसा लिखेंगे आप उन, तो सिंपल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग to Professor Alfred Marshall, according to Professor Alfred Marshall, law of demand state as, law of demand state as, define as नहीं, state as क्या बोला उसने, other things being equal। हायर मैं अलग पेंसिल से लिखता हूं ताकि और समझ में आए। हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ऑफ अ कमोडिटी, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, स्मॉलर is the quantity demanded। ठीक है, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड ना, तो लोअर द डिमांड क्यों नहीं लिखा? देखो अगर लोअर द डिमांड तो अपन ने बोला है राइट, लेकिन स्टेटमेंट विच इज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल वही लिखने का। तो हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांड। वापिस हायर का ऑपोजिट क्या है, हायर का ऑपोजिट क्या है, लोअर राइट। तो हायर का मतलब यहां पे लिखूंगा मैं, लोअर द price of a commodity
larger is the quantity demanded. समझ में आया क्या क्या रहेगा? लार्जर द क्वांटिटी डिमांडेड. थोड़ा तकलीफ है मेरे को, ठीक है. क्या बोलेंगे? हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांड. लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या रहेगा? लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांड. तो याद रखना, हायर, लोअर, स्मॉलर और लार्जर, ऐसा ही याद रखना, इससे याद रहेगा. अच्छा, इसके बाद इसका कुछ मीनिंग भी लिखना होता है. तो मीनिंग क्या लिखने का? एकदम सिंपल वर्ड. इन अदर वर्ड्स, higher the price, lower the demand, lower the price, higher the demand. When price rises, na, higher the price, lower the demand, lower the price, higher the demand. The relationship between price and quantity demand is inverse. Simple. क्या बोला मैंने? In other words, higher the price, lower the demand, lower the price, higher the demand. The relationship between price and quantity demand is inverse. समझ में आया? क्रोनोलॉजी समझा क्या? क्रोनोलॉजी समझा? पहले इंट्रोडक्शन लिखो, फिर बाद में क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट. बट स्टेटमेंट के अंदर यहां पर मीनिंग लिखना बहुत जरूरी है. समझा? और वो मीनिंग कैसे लिखने का? एकदम सिंपल. इन अदर वर्ड, हायर द प्राइस, लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस, हायर द डिमांड. द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज इनवर्स. ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? स्टेटमेंट ऑफ द लॉ हो गया. ठीक है, अब हम लोग है ना पढ़ते हैं कौन सा? फंक्शनल रिलेशन. क्या लिखिए? फंक्शनल रिलेशन. अब ये फंक्शनल रिलेशन होता क्या है? तो सिंपल, ये लोग ने बोला फंक्शनल रिलेशन किसका रहेगा? प्राइस और डिमांड का रहेगा. तो ये लोग ने क्या बोला? डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी इज अ फंक्शनल ऑफ प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी. मतलब डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी, मैंने बोला डिमांड फॉर कॉफी इज अ फंक्शनल ऑफ प्राइस ऑफ कॉफी. अच्छा, ये फंक्शनल मतलब क्या रहेगा? तो डिपेंडेबल. फंक्शनल मतलब ही क्या होता है? डिपेंडेबल. तो डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी इज अ फंक्शनल ऑफ प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी. अंडरस्टूड? तो यहां पे सिंपल डी एक्स बोला तो क्या रहेगा? तो डिमांड फॉर क्या रहेगा? एक्स कमोडिटी रहेगा. ओके, यहां पे फंक्शनल क्या रहेगा? एफ बोलो तो क्या रहेगा? फंक्शनल रहेगा. और यहां पे प्राइस पी एक्स बोलो तो क्या रहेगा? प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी रहेगा. समझा? तीन चीज हो गया. पहला मैंने इंट्रोडक्शन लिया, दूसरा मैंने स्टेटमेंट लिया, तीसरा क्या लिया मैंने? इंट्रोडक्शन, तीसरा मैंने फंक्शनल रिलेशन लिया. वापस एक बार बोलता, पहला पॉइंट मैंने इंट्रोडक्शन दिया. इंट्रोडक्शन में क्या बोला? लॉ ऑफ डिमांड इज आल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज. इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन द बुक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर 1890. हायर द प्राइस, लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस, हायर द डिमांड. द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज इनवर्स. ये मेरा पहला इंट्रोडक्शन हुआ. सेकेंड, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ. उसमें क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट एज अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट. हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांड. लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांड. फिर बाद में उसका मीनिंग भी लिखना है. इन अदर वर्ड, हायर द प्राइस, लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस, हायर द डिमांड. द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज इनवर्स. उसके बाद फंक्शनल रिलेशनशिप. व्हाट इज फंक्शनल रिलेशनशिप? डी एक्स इज इक्वल टू एफ पी एक्स. dx बोलो तो डिमांड फॉर x कमोडिटी इज अ फंक्शनल ऑफ प्राइस ऑफ x कमोडिटी. फंक्शनल बोलो तो क्या होता है? डिपेंडेबल होता है. तो डिमांड फॉर x इज डिपेंड अपॉन प्राइस ऑफ x. दैट्स व्हाई हम लोग बोलते हैं हायर द प्राइस, लोअर द डिमांड. हायर द प्राइस तो लोअर द डिमांड. अंडरस्टूड? तो ये होता है फंक्शनल रिलेशनशिप. अब आते हैं इसके अंदर शेड्यूल का. अब ये शेड्यूल क्या बोलता है? यहां पर तुम अगर देखें ना शेड्यूल की इसके अंदर, तो यहां पर वो लोग ने, इसके पहले मैंने इंडिविजुअल डिमांड वगैरह सब पढ़ा है, वो भी एक बार देखा तो और अच्छे से समझ में आएगा. तो यहां पर मैं पहला लिखता हूं, यहां पे प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑफ एक्स गुड्स. ओके, तो यहां पे शेड्यूल बनाने का, यहां पे क्या रहेगा? क्वांटिटी demanded, okay, of x commodity. ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया. जो टेक्स्ट बुक में शेड्यूल दिया हम लोग वही फॉलो करेंगे. ठीक है,
और वही एक्सप्लेनेशन भी लिखेंगे, एकदम सिंपल है। यहाँ पे 5, ओके सॉरी 50, 40, 30, 20, 10, ओके। और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। हर एक स्टेप तुम जैसे जैसा करते जाएगा ना, शेड्यूल बनाया फिर उसका एक्सप्लेनेशन लिखा, उसका मार्क्स है। ओके ऐसे एक साथ रैंडम नहीं पूरा लिख दिया, पूरा 8 मार्क दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स गुड्स रहेगा, प्राइस ऑफ कमोडिटी कौन सा रहेगा, ऑफ एक्स रहेगा। ओके और क्वांटिटी डिमांड ऑफ क्या रहेगा, एक्स कमोडिटी रहेगा। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे, देखो सिंपल, कोई भी शेड्यूल रहेगा उस शेड्यूल का स्टार्टिंग एक्सप्लेनेशन कैसे लिखने का। इन द अबाउ शेड्यूल इट एक्सप्लेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये मेरा पहला पॉइंट हो। सेकंड पॉइंट मैं जैसा बोल रहा हूं प्लीज लिख लेना, तो सिंपल है, या टेक्स्ट बुक में भी देखा दो कि तुमको समझ में आएगा। व्हेन प्राइस इज 50, व्हेन प्राइस इज 50 क्वांटिटी डिमांड इज 1 kg। व्हेन प्राइस फॉल टू कितना 40, क्वांटिटी डिमांड राइज टू 2 kg। ओके, व्हेन प्राइस इज 30 क्वांटिटी डिमांड इज 3 kg। When price fall from 20 to 10, quantity demand rise from 4 kg to 5 kg. It shows higher the price, lower the demand, lower the price, higher the demand. The relationship between price and quantity demand is inverse. एक बार मैं वापस एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना, कुछ भी टास्क नहीं है, कुछ भी एकदम डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ ध्यान से सुनो। मैं एकदम स्लोली बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला, पहला इन द अबाउट शेड्यूल रहेगा, इन द अबाउट शेड्यूल इट एक्सप्लेन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बोला, व्हेन प्राइस इज 50 क्वांटिटी डिमांड इज 1 kg। व्हेन प्राइस फॉल फ्रॉम 50 to 40 क्वांटिटी डिमांड राइज फ्रॉम 1 kg to 2 kg। व्हेन प्राइस इज 30 quantity demand is 3 kg. When price fall from 20 to 10, quantity demand rise from 4 kg to 5 kg. It shows the higher the price, lower the demand, lower the price, higher the demand. The relationship between price and demand is inverse. तो शेड्यूल बनाने का अभी मैंने जो जो बोला वो पूरा का पूरा उसके अंदर लिख के लेने का। अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 22 के इसके अंदर देख सकते हैं। हम लास्ट में वो रिवाइज तो कर लेंगे, टेक्स्ट बुक में देख के भी एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो ये अपना कौन सा हो गया, शेड्यूल हो गया। अब आता है कौन सा, डायग्राम। अब इस डायग्राम में तो यहां पे ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, डायग्राम, डायग्राम ऑफ द लॉ। अब यहां पे सिंपल आपका क्या रहेगा, हम लोग ने ये बहुत बार डायग्राम बनाया हुआ है। यहां पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ओरिजिन, यहां पे क्या रहेगा प्राइस, यहां पे क्या रहेगा क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, और तुमको मालूम है प्राइस है, यहां पे कितना रहेगा 10, 20, 30, 40, 50, वो तो बढ़ते जाएगा। यहां पे हम लोग कितना रहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जैसा लिखना है आपको। ठीक है, जब 50 था तब कितना था 1 था। अगर चाहिए तो आप लोग ऐसा देख सकते हैं, यहां पे रहेगा तो बराबर। फिर बाद में जब 40 था तब बराबर। तो हम लोग ने ये डायग्राम बनाया हुआ है, तो मतलब इतना कंफर्म है कि इसका जो स्लोप रहेगा वो इस तरह से डाउनवर्ड रहेगा। मतलब ये तुम्हारा क्या रहेगा, डी रहेगा। मतलब देखो ये इस तरह से जाएगा। समझ में आया क्या? अब ये इसका स्लोप कैसा रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे, तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन लिख देता हूं। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, कोई भी डायग्राम रहने दो, ये लिखने का ही है। क्या लिखेंगे, इन द अबाव डायग्राम एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट, एक्स एक्सिस पे क्या है क्वांटिटी डिमांड, एंड y axis represent what, price। बराबर, x एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड था, y एक्सिस पे क्या था, प्राइस था। अच्छा, सेकेंड पॉइंट, अभी डिमांड का स्लोप कैसा दिख रहा है, डाउनवर्ड रहेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, डिमांड कर्व स्लोप कैसा रहेगा,
डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। थर्ड पॉइंट, ओके, द रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड इज क्या आएगा, इनवर्स। समझ में आया? मैंने पहला लिया लॉ ऑफ डिमांड का पहला इंट्रोडक्शन लिया, सेकंड मैंने क्या लिया, स्टेटमेंट लिया, थर्ड फंक्शनल रिलेशन लिया, थर्ड उसका शेड्यूल बनाया, फिर उसका एक्सप्लेनेशन डायग्राम, फिर डायग्राम का एक्सप्लेनेशन, बराबर। अब उसके बाद आता है लास्ट वाला, दैट इज योर assumption। ये क्या बोलता है मालूम, assumption। ये assumption में ना तुमको लॉ ऑफ डिमांड इंट्रोडक्शन करते वक्त ना मैंने अदर थिंग्स बीन कांस्टेंट के बारे में बताया नहीं, तो थोड़ा ध्यान से सुना। ये क्या बोलता है, अदर थिंग्स बीन कांस्टेंट, सिर्फ एक ही चीज में चेंज होगा, दैट विल बी प्राइस, और बाकी सब चीज कांस्टेंट रहेगा। मतलब देखो, अपने ना फर्स्ट लेक्चर डिमांड का है ना पढ़ा था, जिसमें है ना डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ा था, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। उसमें पहला पॉइंट कौन सा था, प्राइस, सेकंड था इनकम, थर्ड पॉपुलेशन, एडवर्टाइजमेंट वगैरह वगैरह था। तो उसमें प्राइस को छोड़कर बाकी सब पॉइंट क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। सब अगर कांस्टेंट रहेगा तो ही वो क्या रहेगा, लॉ पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं। फिर सर हम लोग ऐसा क्यों पढ़ते हैं जब कोई चीज पॉसिबल नहीं? तो देखो एक चीज याद रखना, कोई भी चीज आप करोगे ना विदाउट अजम्पशन आप नहीं करते। हमको कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा कि ये ऐसा होगा। अगर समझो कुछ प्रोजेक्टर बनाने का रहेगा, समझो कुछ ऐसे ही कुछ तो बना रहा था, ऐसे अरे प्रोजेक्टर बन गया, ऐसा थोड़ी बोलेगा, राइट? तो उसने सोचा रहेगा, उसने अज्यूम किया रहेगा ऐसा प्रोजेक्टर रहेगा, सामने स्क्रीन दिखेगा, ऐसे सब कुछ सोचा रहेगा ना, तो उसने अज्यूम किया रहेगा। फोन जिसने बनाया तो उसने सोचा था, राइट? तो वो हमेशा क्या रहता है, विदाउट अजम्पशन पॉसिबल नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, तुमको अजम्पशन पढ़ने का मैं एक सिंपल टेक्निक देता हूं, वही टेक्निक तुम लोग फॉलो करो, तुम्हारा अजम्पशन हो जाएगा। तो कैसे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है? एक स्टेटमेंट लिख के देता हूं, वो स्टेटमेंट कॉमन है सबके लिए। देयर शुड नॉट बी चेंज इन income if there is change in income, then there will be change in quantity demanded, even at the same price भी लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है। देखो, देयर शुड नॉट बी चेंज इन इनकम, इफ देयर इज चेंज इन इनकम देन देयर विल बी चेंज इन डिमांड। ओके, तो क्या हुआ सर, वो बोलते हैं इनकम चेंज नहीं होना चाहिए, फिर डिमांड में चेंज होगा। तो आपका डिमांड में चेंज होने का रीजन क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्राइस ही होना चाहिए। तो फिर सेकेंड पॉइंट क्या लिखूं सर, सेकेंड पॉइंट है ना मैं पॉपुलेशन बोलता हूं। तो कैसे लिखने का, देखो अब मैं ना ये सेम टू सेम क्या किया, कॉपी किया, ये कॉपी किया यहीं पे, सॉरी, ये सेम टू सेम मैंने क्या किया, कॉपी किया, यहां पे मैंने टच किया, पेस्ट कर दिया। अब मैंने क्या किया मालूम है, इसके अंदर यहां पे देयर शुड नॉट बी चेंज इन इनकम लिखा है ना, ये इनकम की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, पॉपुलेशन लिखता हूं। बोले देयर शुड नॉट बी चेंज इन पॉपुलेशन, इफ देयर इज चेंज इन इनकम है ना, वापिस यहां पे इसके जगह पे भी क्या लिखो, पॉपुलेशन लिखो, देन देयर विल बी चेंज इन क्वांटिटी। समझा? इवन एट अ मोर प्राइस, इवन एट अ सेम प्राइस, आप सेम स्टेटमेंट लिखा तो भी चलेगा, थोड़ा बहुत खाली ऊपर नीचे रहेगा, बाकी सब जगह में जहां पे इनकम रहेगा वहां पे एडवर्टाइजमेंट डालो, प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स डालो, देयर शुड नॉट बी चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इफ देयर इज चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स देन देयर विल बी चेंज इन डिमांड। समझ में? तो हर जगह में आपको इसी तरह से लिखने का है, आप खाली प्राइस छोड़कर बाकी सब, मतलब यहां पे तुम क्या लिखोगे, फैशन लिखोगे, देयर शुड नॉट बी चेंज इन फैशन, फोर देयर शुड नॉट बी चेंज इन एडवर्टाइजमेंट, फिफ्थ देयर शुड नॉट बी चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। खाली एक चीज याद रखना, क्या एक चीज याद रखना,
टेक्स्ट बुक में अजम्पशन का जो पॉइंट है ना हेडर, वो वैसा का वैसा लिखना और अंदर जो मैं बोल रहा हूं वैसा लिख देना, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम लोग ने पूरा का पूरा लॉ ऑफ डिमांड पूरा पढ़ लिया। अब हम लोग टेक्स्ट बुक के थ्रू से करते, ताकि टेक्स्ट बुक से अगर आप पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में भी आएगा आपको। सबसे पहला, अभी मैंने ना इंट्रोडक्शन मैंने लिखवा के दिया, आप वैसा लिखा तो भी चलेगा, आपको है ना यहां पर भी इंट्रोडक्शन दिख जाएगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इतना ही जूम होगा शायद, हाँ इतना होगा बस। ओके, अब यहां पर ये लोग ने क्या बोला, लॉ ऑफ डिमांड। देखो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड इज इंट्रोड्यूस बाय प्रोफेसर कौन रहेगा, अल्फ्रेड मार्शल। उसने एक बुक लिखा है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स लिखा है, इन द ईयर कौन सा लिखा है 1890। और उसका रिलेशन किसके साथ है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के साथ रिलेशन है, हम उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मैंने क्या लिखा है, जैसा लिखा है आप वैसा लिख सकते हैं, या आपको ऐसा लिखना है तो आप वैसे लिख सकते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, मैंने तुमको बताया था लॉ ऑफ डिमांड स्टेट एज, क्या लिखा है, अदर थिंग्स बीन इक्वल, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी लिखा है, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांड, लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी है, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांड। मैंने तुमको एज इट इज वैसे लिखा। उसके बाद इन अदर वर्ड उसने क्या बोला, अदर थिंग्स बीन रिमेन कांस्टेंट, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइज क्वांटिटी डिमांड फॉल, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल क्वांटिटी डिमांड राइज। मैंने बताया तुमको, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, देखो इनवर्स रिलेशनशिप लिखा है ना, बिटवीन प्राइस एंड क्या लिखा है, डिमांड लिखा है। अंडरस्टूड, मैंने जैसा लिखा वैसा लिखो, आप बिंदास टेंशन मत लो। इसके बाद फंक्शनल रिलेशनशिप है। फंक्शनल रिलेशनशिप में क्या रहेगा, इसका रिलेशन कैसा, डी एक्स इज इक्वल टू एफ पी एक्स से। तो हम लोग ने लिखा है, तो डिमांड बोलो तो क्या रहेगा, डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी रहेगा, एक्स बोलो तो कमोडिटी रहेगा, एफ बोलो तो फंक्शनल रहेगा, पी एक्स बोलो तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ये भी हम लोग ने किया। अच्छा, इसके बाद टेक्स्ट बुक में लोग ने अजम्पशन दिया, देखो टेक्निकली अजम्पशन नहीं लिखना चाहिए, हमको लिखना चाहिए क्या, शेड्यूल। तो हम लोग पहला शेड्यूल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे शेड्यूल में मैंने बताया, यहाँ पे तुमको प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लिखा है और क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी लिखा है। तो यहाँ पे कितना 50 है, व्हेन प्राइस इज 50 क्वांटिटी डिमांड इज 1, व्हेन प्राइस फॉल टू 40 क्वांटिटी डिमांड टू 2, व्हेन प्राइस इज 30 क्वांटिटी डिमांड इज 3, व्हेन प्राइस फॉल फ्रॉम 20 टू 10 क्वांटिटी डिमांड राइज फ्रॉम 4 टू 5। It shows the higher the price, lower the demand, lower the price, higher the demand. The relationship between price and quantity demand is inverse. ऐसे ही लिखा है, देखो ना बुक के अंदर, देखो ना, यहाँ when price is 50, quantity demand is 1, बराबर। When price fall to 50 to 40, quantity demand rise from 1 to 2। देख रहे हैं, मैं डॉट डॉट डालते जा रहा हूं, उसमें पता चलेगा। Similarly, when price is 30, quantity demand is 3 kg, हाँ kg। When price fall to 20 to 10, quantity demand 4 to 5। इस क्या शो कर रहा है ये, प्राइस फॉल क्वांटिटी डिमांड राइज, प्राइस राइज क्वांटिटी डिमांड फॉल। इनका रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन। मैंने जैसा बोला वैसा ही है इसका। ठीक है, ऑब्वियसली मैं भी इसमें से देख के ही पढ़ा रहा हूं, बट ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको डायग्राम बनाने का मैंने बताया तुमको, ये डायग्राम पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है इसके अंदर। ओके, और इसका स्लोप कैसा रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा। और इवन आप लोगों को मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी लिख के दिया है। उस एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा था, एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, और वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्स कमोडिटी। वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। डिमांड का स्लोप कैसा रहेगा, मैंने बोला डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो मैंने बताया। उनका रिलेशन भी कैसा रहेगा, इनवर्स रहेगा, जो मैंने तुमको लिखवाया था वही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या बोला था तुम लोगों को, अजम्पशन लिखने का। तो क्या लिखा, देयर शुड नॉट बी चेंज इन इनकम, इफ देयर इज चेंज इन इनकम देन देयर विल बी चेंज इन डिमांड, इवन द प्राइस रिमेन कांस्टेंट, या चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, इतना लिखा तो भी चलेगा। लेकिन आपका हेडर जो रहेगा ना, वो एज इट इज, ये जैसा लिखा है ना वैसा का वैसा लिखना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा है, इफ द लॉ ऑफ डिमांड टू फाइंड टू ऑपरेट देम, द कंज्यूमर इनकम शुड रिमेन कांस्टेंट, मतलब देयर शुड नॉट बी चेंज इन इनकम। इफ देयर इज राइज इन इनकम, पीपल विल डिमांड मोर। व्हेन देयर इज चेंज इन डिमांड, राइज और या फॉल, अगर इनकम बढ़ गया तो ज्यादा डिमांड कर, इनकम कम हुआ तो डिमांड कम हुआ, तो मैं बोलूं चेंज इन इनकम हुआ तो डिमांड में भी चेंज होगा, वही लिखा है इसका अंदर। वैसे देयर इज अ नो चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, बोला देयर शुड नॉट बी चेंज इन पॉपुलेशन, इफ देयर इज चेंज इन पॉपुलेशन देन देयर विल बी चेंज इन डिमांड। तो देखो यहाँ पे लिखा है साइज ऑफ अ पॉपुलेशन रिमेन, क्या लिखा है, अनचेंज। ओके, इफ देयर इज चेंज इन पॉपुलेशन देन देयर विल बी चेंज इन डिमांड। तो ये सब हेडर पॉइंट आप लोग है ना, आप लोग पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या इसके अंदर है। तो सर इसके अंदर हेडर पॉइंट जैसा है वैसा 7 पॉइंट लिखने का जरूरत नहीं है, आप कोई भी पॉइंट लो, कोई भी पॉइंट लो जो स्टेटमेंट लिया लिखो और डाल दो बिंदास, लेकिन हेडर जो रहेगा वो इट शुड बी एग्जैक्टली वैसा ही होना चाहिए।
होप सो आपको सबको समझ में आया रहेगा। ये पूरा का पूरा लॉ ऑफ डिमांड 8 मार्क का है, अगर ध्यान से सुना रहेगा तो आपको समझ में आएगा। ओके, प्लीज अगर हो सके तो प्लीज ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता दो ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, होप सो सबको समझ में आया रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।